नमस्कार, भारत की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। भारत का हूं, भारत की बात करता हूं। लोकसभा चुनाव में अब बस 81 दिन बचे हैं और आज बीजेपी के खिलाफ बने इंडिया अलायंस की चौथी बैठक भी हो गई। करीब 3 घंटे तक चली इस बैठक में बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। हमारे पास इस बैठक से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। खबर नंबर 1, इस बैठक में भी पीएम फेस तय नहीं हुआ। महुआ माझी ने बताया कि नीतीश ने पीएम पद पर दावेदारी से इनकार कर दिया। खबर नंबर 2, संयोजक के पद के लिए ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव रखा। खबर नंबर 3, कई दलों ने बैठक में मांग रखी कि 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग पर फैसला हो जाना चाहिए। खबर नंबर 4, सीट बंटवारे पर डीएमके ने बड़ी बात कही। स्टालिन ने कहा कि हर राज्य में जो बड़ी पार्टी हो उसी को नेतृत्व करना चाहिए। तो ये बड़ी बात है। यकीन मानिए, इस खबर में इंडिया अलायंस के भविष्य की पूरी तस्वीर कैद है। यह खबर हम आपको आगे विस्तार से दिखाएंगे। पहले बात कर लेते हैं इंडिया अलायंस की मीटिंग से पहले हुई एक दूसरी बैठक की। जी हां, दूसरी बैठक बेहद महत्वपूर्ण बैठक थी। यह बैठक है कांग्रेस की। दिल्ली में आला कमान के साथ बंद कमरे में हुई इस बैठक में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के तमाम दिग्गज शामिल थे। यह बैठक सोमवार शाम हुई। हमारे संवाददाता जैनेंद्र के पास इस बैठक की इनसाइड इंफॉर्मेशन है। जैनेंद्र ने हमें बताया कि बैठक में शामिल यूपी कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी से 2024 की चुनावी तैयारियों पर बात की। लेकिन इस बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा हुई बीएसपी और उसकी सुप्रीमो मायावती की। जैनेंद्र को मिली इनसाइड इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस बैठक में बीएसपी को लेकर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही गई। पहली बड़ी बात यह कि यूपी कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि बीएसपी को इंडिया अलायंस में शामिल करना जरूरी है। दूसरी बड़ी बात, पार्टी के कुछ नेताओं ने तो यहां तक कहा कि अगर बीएसपी को गठबंधन में शामिल नहीं किया गया तो यूपी में बीजेपी को हराना मुश्किल होगा। यानी बीएसपी की चर्चा हो रही है। हमारे संवाददाता जैनेंद्र के पास इस बैठक की पूरी डिटेल है। जैनेंद्र ने इस बैठक पर कांग्रेस के कई नेताओं से भी बात की। यूपी में लोकसभा की 80 सीट है। उन्हें जीतने के लिए कांग्रेस के पास क्या प्लान है, यह समझने की कोशिश की। इस बातचीत में जैनेंद्र को यह इनसाइड इंफॉर्मेशन मिली। इसके बाद उन्होंने जो कहा, मैं आपको पहले वो सुनवाता हूं। आलाकमान के साथ बंद कमरे में हुई बैठक में यूपी कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि यदि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना है तो फिर बीएसपी को साथ लाना होगा, यानी मायावती की पार्टी को इंडिया अलायंस में शामिल कराना होगा। हालांकि कुछ ऐसे भी नेता थे जो मायावती पर भरोसा करने के पक्ष में नहीं थे। ज्यादातर नेताओं की यह राय थी कि समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन प्रस्तावित है उसमें कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़नी चाहिए। कांग्रेस लीडरशिप की तरफ से यूपी के नेताओं को कहा गया कि यूपी में कांग्रेस सम्मानजनक संख्या में सीटें लड़ेगी। तो कुल मिलाकर के यूपी कांग्रेस के नेता इंडिया अलायंस में एक तरफ तो बीएसपी को शामिल करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही समाजवादी पार्टी को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं। देखिए, जैनेंद्र से मिली इस इंफॉर्मेशन ने उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को लेकर कांग्रेस की स्ट्रैटेजी के बारे में बहुत कुछ क्लियर कर दिया। कई सवालों के जवाब भी दे दिए। लेकिन बीएसपी को लेकर कांग्रेस का यह अप्रोच कई बड़े सवाल खड़े करता है। हम आपको पहले यह सवाल बताते हैं कि यह सवाल क्या है। देखिए, पहला सवाल यह कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में बीएसपी का साथ इस कदर जरूरी क्यों लग रहा है। दूसरा सवाल, अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी मायावती क्या कांग्रेस की बात मानकर इंडिया अलायंस में शामिल होंगी। तीसरा सवाल, मायावती अकेले चुनाव क्यों लड़ना चाहती है, वो अलायंस से बचने की कोशिश करती क्यों दिख रही है। आज बीजेपी सबसे ताकतवर पार्टी है। लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस उससे अकेले भिड़ने को तैयार नहीं है। सवाल यह है कि मायावती चुनाव अकेले क्यों लड़ना चाहती है, आखिर वो चाहती क्या है, वो इंडिया अलायंस से दूरी बनाकर क्यों रख रही है। यह सवाल हमने बीएसपी के सांसद मलूक नागर से पूछ लिया।
देखिए, हमने तो पहले से ही इस सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में है ही नहीं जी। और क्योंकि विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस की जिम्मेदारी बैठती है चीज़ों को सही ढंग से संभाल के रखें। हमारे तो 7 विधायक तो डाका डाल के मध्य प्रदेश में ले गए, 6 डाका डाल के राजस्थान में ले गए, 3 उत्तराखंड में ले गए, तो हम तो उसमें है ही नहीं। हम अलग चुनाव लड़े हैं। अभी गठबंधन किसके लिए हो रहा है? चुनावों के लिए। जैसे ही चुनाव है सब बिखर गए, तो चुनाव से पहले सब ऑटोमेटिक लगता है सब बिखर जाएंगे, मुझे कुछ लगता नहीं। मैं बड़े लंबे अरसे से उत्तर प्रदेश की राजनीति को करीब से देख रहा हूं। पिछले यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी से गठजोड़ करके चुनाव लड़ा था और 2014 का चुनाव उन्होंने अकेले लड़ा था। इन दोनों चुनावों के आंकड़ों को देखें तो बड़ी दिलचस्प बात निकलकर सामने आती है। इसे समझने के लिए आंकड़ों को जरा गौर से देखिएगा। कांग्रेस को 2014 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीट मिली थी और 2019 में यह घटकर 1 रह गई। समाजवादी पार्टी ने 2014 का चुनाव अकेले लड़कर 5 सीट जीती। 2019 में वो बीएसपी से मिलकर लड़ी, लेकिन उसकी सीटें 5 यानी पहले जितनी ही रही। बीएसपी ने 2014 का चुनाव अकेले लड़ा था, उसे कोई सीट नहीं मिली थी, लेकिन 2019 का चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा और वो सीधे 0 से 10 सीट पर पहुंच गई थी। 2014 और 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के ये नतीजे बताते हैं कि यूपी में कांग्रेस सबसे बड़ी लूजर रही, समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटें बरकरार रखी और बीएसपी सबसे फायदे में रही। गठबंधन की वजह से समाजवादी पार्टी के वोट बीएसपी को तो मिल गए, लेकिन बीएसपी के वोट समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर नहीं हुए, ऐसा कहा गया। 2019 में यूपी की 62 सीटें जीतने वाली बीजेपी के मुकाबले बीएसपी की यह जीत देखने में भले ही छोटी लगे, लेकिन इसने स्पष्ट संदेश दे दिया कि कैडर वोट मायावती के साथ बना हुआ है। इसी भरोसे के बूते बीएसपी ने कांग्रेस का ऑफर ठुकराकर 2022 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा, लेकिन मात खा गई। 19 सीट से सीधा 1 सीट पर पहुंच गई। सीटों का यह उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती को आज भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। शायद इसीलिए कांग्रेस मायावती को इंडिया अलायंस में जोड़ने के लिए हर तरह से कोशिश कर रही है। अलायंस जब हो रहा है तो जब उधर एक बड़ा अलायंस एनडीए अलायंस है, जब 36 दलों का अलायंस आपने देखा होगा, वो भी अलायंस साथ लड़ने जा रहे हैं, तो हमें भी अलायंस साथ आना चाहिए। और उस अलायंस में जो बीजेपी के विरोधी मानसिकता के लोग हैं उन सबको साथ होना चाहिए। इसमें बहुजन समाज पार्टी भी उसमें एक बीजेपी विरोधी है कि मायावती जी की भी आज की ज़रूरत है। अगर उनको अपना अस्तित्व बचाना है तो इंडिया में शामिल होना चाहिए। कांग्रेस मायावती को 2024 में बीजेपी का डर तो दिखा रही है, लेकिन कांग्रेस की बैठक में जो बातें हुई उनसे यह पहले ही क्लियर हो चुका है कि यूपी में जीत के लिए कांग्रेस को भी बीएसपी के सहारे की दरकार है। इसकी वजह भी है दलित, ओबीसी और मुस्लिम वोट का कॉम्बिनेशन, जो अगर बन गया तो बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यह तभी होगा जब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक साथ आए। आपको यूपी का जातीय समीकरण मैं एक बार दिखाता हूं, जरा इसको गौर से देखिए। यूपी में 43% ओबीसी में करीब 10% यादव वोटर है, जिनका बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के साथ माना जाता है। 21% दलित है, जिसमें से 11% जाटव है। अब भी मायावती की बड़ी ताकत है जाटव वोटर। मुस्लिम वोट 19% है, जिनमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी तीनों की हिस्सेदारी रहती है। परंपरागत तौर पर ऐसा कहा जाता है। यह कॉम्बिनेशन तो अच्छा है, लेकिन मुश्किल यह है कि मायावती अगर इंडिया अलायंस में शामिल हो भी जाए, सीटों के बंटवारे में कितना स्कोप है? क्या मायावती को स्पेस देने के लिए समाजवादी पार्टी सीटों से अपना दावा छोड़ेगी? क्या कांग्रेस अपने हिस्से की सीट मायावती को देगी? मायावती के लिए कौन सी पार्टी कितनी कुर्बानी देगी? मायावती अभी से इसको भी देखने, परखने और समझने की कोशिश कर रही है। खासतौर से मुश्किल यह है कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई इंडिया गठबंधन के साथ जाती है तो समाजवादी पार्टी उन्हें कितनी सीट देगी। और बीएसपी का एक चरित्र भी रहा है कि वो आमतौर पर ट्रिपोल अलायंस नहीं करते, पोस्ट-पोल अलायंस करते हैं ताकि पार्टी देखा जा सके कि उनकी ताकत के हिसाब से क्या समझौता किया जा सकता है और क्या फायदा उठाया जा सकता है। इंडिया गठबंधन में पहले ही समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, आरएलडी है, तो उसमें बीएसपी को कितनी सीट शेयरिंग मिल सकती है, इसको ध्यान में रखकर ही बीएसपी को फैसला करें। अकेले चुनाव लड़ने की बात करने वाली मायावती को अगर ठीक ठाक सीटों का भरोसा मिले
तो वो गठबंधन को लेकर लचीला रुख अपना सकती हैं, लेकिन अब समाजवादी पार्टी तेवर दिखा रही है। इंडिया गठबंधन की बैठक में समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने साफ शब्दों में कांग्रेस को चेतावनी दी है। रामगोपाल यादव ने कहा कि हम लोग सुन रहे हैं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बीएसपी से बात कर रही है, लेकिन उनकी पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि वो बीएसपी के साथ गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। मतलब कांग्रेस ने अगर बीएसपी के साथ पींघें बढ़ाई तो उसे समाजवादी पार्टी के साथ से हाथ धोना पड़ सकता है। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और अब रुख करते हैं अगली खबर का, और अब आपको बताते हैं इंडिया गठबंधन की बैठक में आज क्या हुआ। ये तो पिछली बैठक के बारे में हमने बताया जो कांग्रेस की। अब इंडिया गठबंधन पर आते हैं। युद्ध और सियासत में कुछ असूल होते हैं। जब भी कोई बड़ी लड़ाई सामूहिक रूप से लड़ी जाती है तो व्यक्तिगत स्वार्थ को भूलना पड़ता है। अगर यह स्वार्थ दिल और दिमाग से नहीं निकलता तो ना ही लड़ाई में जीत मिलती है और ना ही एक दूसरे पर भरोसा बन पाता है। आज मैं ये बातें इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि इंडिया गठबंधन का हाल अभी तक ऐसा ही नजर आ रहा था, लेकिन अब इसमें बदलाव दिख रहा है। आज दिल्ली के अशोका होटल में बड़े धूमधाम से इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई। जोश और जुनून बिल्कुल वैसा था जैसा पिछली 3 बैठकों में आप देख चुके हैं। सबने मिलकर यही कहा कि 2024 में मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल कर देंगे, लेकिन अगर कहने भर से सब कुछ हो जाता तो बात ही दूसरी थी। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज गठबंधन को लेकर कोई बड़ा फैसला भले ही नहीं हुआ है, लेकिन इस बात के संकेत जरूर दिए गए हैं कि आने वाले दिनों में यह गठबंधन और मजबूत होगा। बैठक खत्म होने के बाद एक बात बहुत तेजी से उछली, वो बात मैं अब आपको बताता हूं। कहा गया कि बैठक में ममता बनर्जी ने पीएम के चेहरे के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी के इस प्रस्ताव का फौरन समर्थन कर दिया। केजरीवाल ने बैठक में यह भी कहा कि अगर ऐसा हुआ तो देश को पहला दलित प्रधानमंत्री मिल जाएगा। हालांकि खड़गे ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और कहा कि हमें पहले चुनाव जीतने पर फोकस रखना होगा। पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। ममता बनर्जी की तरफ से प्रस्ताव की बात को सिर्फ खड़गे ने ही खारिज नहीं किया, गठबंधन के कई दूसरे नेताओं ने भी खारिज किया। अखिलेश यादव तो पीएम के सवाल पर खामोश रह गए, जबकि कुछ नेताओं ने साफ शब्दों में कहा कि पीएम की उम्मीदवारी को लेकर कोई बात अभी नहीं हुई है। सर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? और लोकतंत्र बचाओ। देखिए प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है। बाद में तय हो जाएगा, लेकिन कुछ बातें अंदर की है। ऐसा कुछ नहीं बोला, हम थे बगल में। क्यों उनके मुंह में बातें डाल रहे हो आप? ऐसा कोई एजेंडे पे नहीं आई बात। देखिए प्रधानमंत्री पद के लिए खड़गे का नाम आगे किए जाने को लेकर जो अलग अलग तरह की बातें की जा रही हैं, उसकी एक और वजह भी बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि खड़गे का नाम तो लिया गया था, लेकिन इससे लेफ्ट खुश नहीं है और इस पर औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। रही बात सीट शेयरिंग की, तो इसे लेकर कई दल चिंता में हैं और इस बैठक में जो बड़े नेता मौजूद थे उनमें से कुछ नेताओं से मेरी बात हुई। बैठक में यह बात उठाई गई कि 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग का फैसला फाइनल हो जाएगा। मुझे पता चला है कि ममता बनर्जी समेत कुछ और नेताओं ने इसी तरह की बात कही है। 31 दिसंबर की बात बैठक में जरूर उठाई गई, लेकिन मुझे जो पता चला उसके मुताबिक जनवरी के दूसरे हफ्ते में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी बैठक हो सकती है। बैठक के बाद जितने भी नेता बाहर निकले उन्होंने यही कहा कि इस मुद्दे पर किसी भी राज्य में कोई दिक्कत नहीं होगी और इशारा यह भी मिला कि चुनाव के ऐलान से पहले उम्मीदवारों के नाम घोषित हो सकते हैं। अभी शुरू होगा, कैंपेन भी शुरू होगा, सीट शेयरिंग भी होगी, सब होगा। सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। सीट शेयरिंग को लेकर ही मेन बातें हुई हैं। जितनी जल्दी हो सके सीट शेयरिंग हो,
कुछ लोग चाह रहे थे कि 1 जनवरी के पहले ही सीट शेयरिंग हो जाए ताकि लोग तैयारी कर सके, और बाकी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट वगैरह को लेकर भी चर्चाएं हुई हैं, लेकिन कोई फाइनल डिसीजन अभी नहीं हुआ है। देखिए, इंडिया गठबंधन का हर नेता जानता है कि सीट का बंटवारा अभी भी इस गठबंधन में सबसे बड़ा पेच है। यही वजह रही कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की। खड़गे ने कहा कि खास तौर पर दिल्ली और पंजाब का जिक्र किया और कहा कि वहां भी गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीट शेयरिंग का भी हम मिलके पहले जिस स्टेट में हमारे लोग हैं, पहले वो लोग वहाँ पर एक दूसरे से समझौता करेंगे। अगर कहीं दिक्कत है या कहीं अभी नहीं बन सकता, उसके लिए फिर इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं, उसको वो डिसाइड करेंगे। और बाकी का दिल्ली या पंजाब का है, वो समस्या को भी किस ढंग से सुलझाना, ये भी बात बाद में तय हो जाएगी। यानी कोशिश इसी बात की हो रही है कि अगर दिक्कत पैदा भी हो तो उसे मिलकर सुलझा लिया जाए। पब्लिक फोरम पर इस तरह की बात बिल्कुल ना उठाई जाए। अब लोकसभा चुनाव में 3 महीने से भी कम वक्त बचा है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के नेता एक एक दिन का महत्व समझ रहे हैं। आज की बैठक में कई और बातों पर सहमति बनी, वो भी मैं आपको बताता हूं कि किन किन बातों पर सहमति बनी। इंडिया गठबंधन आने वाले दिनों में देश भर में संयुक्त रैलियां करेगा। जिन नेताओं से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि पहली रैली पटना में हो सकती है। पटना ही वो जगह है जहां इस गठबंधन की पहली बैठक 23 जून को हुई थी। 22 दिसंबर को सभी दल मिलकर प्रदर्शन भी करने वाले हैं। यह प्रदर्शन सांसदों के निलंबन के खिलाफ किया जाएगा। ये तमाम बातें आज की इस बैठक में हुई। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अब तक इस गठबंधन की रफ्तार बहुत धीमी थी। 23 जून को इस गठबंधन की पहली बैठक पटना में नीतीश कुमार के घर पर हुई थी, यानी करीब करीब 6 महीने पूरे हो चुके हैं और अभी तक कोई भी ऐसा बड़ा एजेंडा क्लियर नहीं हो पाया जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि इस गठबंधन का भविष्य टिकाऊ है। 15 दलों को साथ लेकर बना यह गठबंधन 28 दलों की फिजिकल यूनिटी तक भले ही पहुंच गया, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें अभी बाकी हैं जिस पर मुहर लगने का इंतजार लंबा खिंच रहा है। आज की बैठक में भी यह तय नहीं हो पाया कि किस राज्यों में कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी। इसके लिए अगली बैठक फिर से होगी, फिर से बात होगी। यह गठबंधन अभी तक तय नहीं कर पाया है कि गठबंधन का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है। कुछ मुद्दे भले ही तय हुए हों, लेकिन चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा यह अभी तक तय नहीं हो पाया है। इस तरह 6 महीने के लंबे समय में इस गठबंधन ने एक भी साझा रैली अभी तक नहीं की है। हालांकि इसको लेकर भी इंतजार करने की बात कही जा रही है। 6 महीने से चल रहा यह ऐसा गठबंधन है जिसका संयोजक अभी तक तय नहीं हो पाया। आज की बैठक में खूब हलचल हुई, लेकिन किसी भी नाम पर सहमति नहीं बन पाई। आज की इस बैठक में 28 दलों के नेता शामिल हुए। छोटे दलों को छोड़ दें तो बड़े दलों के बीच अभी तक स्थिति ऐसी नहीं बन पाई है कि यह कहा जा सके कि ये इंडिया गठबंधन के घटक दल एक दूसरे पर पूरी तरह से भरोसा कर रहे हैं। इसके लिए आपको एक वीडियो दिखाता हूं, उस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। यह वीडियो आज का है। राहुल गांधी के एक तरफ ममता बनर्जी बैठी हैं और दूसरी तरफ सीताराम येचुरी। दोनों की राजनीतिक ताकत पश्चिम बंगाल में है और यही बंगाल इंडिया गठबंधन के सामने अभी भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब राहुल गांधी सीताराम येचुरी से बात कर रहे थे तो उनके दाईं तरफ बैठी ममता बनर्जी असहज दिख रही थी। वो उन दोनों की तरफ देख भी नहीं रही थी। यानी बैठक में भले ही ये तीनों नेता आसपास बैठे हो, लेकिन दिलों में राजनीतिक दूरी अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। एक बार गौर से जरा इस तस्वीर को देखिए। ये देखिए, ममता बनर्जी, राहुल गांधी और येचुरी कुछ बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी कुछ असहज इस तस्वीरों में दिख रही है। ये ममता बनर्जी है, ये राहुल और सीताराम येचुरी है। क्योंकि देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता लेफ्ट को हटाकर आई थी और कांग्रेस की स्थिति पश्चिम बंगाल में किसी से छिपी नहीं है। जिस तरह बंगाल में सीट शेयरिंग का मुद्दा पेचीदा है, उसी तरह पंजाब और यूपी की भी स्थिति है। कल मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस ने
अपनी तरफ से सीट शेयरिंग का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। वो खुद 310 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और गठबंधन के बाकी दलों के लिए 240 सीट छोड़ना चाहती है। इसके लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बारी बारी से राज्यों के नेताओं के साथ मंथन भी कर रहे हैं। 18 दिसंबर यानी कल कांग्रेस के 40 नेताओं के साथ दोनों नेताओं ने बैठक की। इस बैठक में राज्य से फीडबैक लिया गया कि जमीन पर किस पार्टी के साथ गठबंधन से कितना फायदा हो सकता है। शुरुआत में मैंने बीएसपी की गठबंधन में शामिल करने की मांग वाली जो थ्योरी बताई थी वो इसी बैठक से निकल कर आई। इसके अलावा कल पश्चिम बंगाल के नेताओं के साथ खड़गे और राहुल गांधी की बैठक होनी है। बंगाल में कांग्रेस के सामने सवाल यह है कि सीपीएम और टीएमसी के साथ केमिस्ट्री बनाकर कैसे रखी जाए, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है अगर बंगाल में लड़ना है। कांग्रेस ये बात जानती है कि अगर मोदी से मुकाबला करना है तो इंडिया गठबंधन को एक मंच पर बनाए रखना होगा। गठबंधन के भीतर जो अंदरूनी जंग है उसे हर हाल में खत्म करना होगा। मुकाबला ऐसा बनाना होगा जिससे उसके सामने की टक्कर दिखाई दे, यानी बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का सिर्फ एक प्रत्याशी। अगर इसमें कहीं भी चूक हुई तो मामला फिर हाथ से निकल सकता है। आज मैं आपको वो आंकड़ा दिखाने जा रहा हूं जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन अस्तित्व में आया। पिछले लोकसभा के पिछले 6 चुनाव देखें तो क्षेत्रीय पार्टियां बड़ी ताकत के रूप में दिखाई दी जाएंगी। 1998 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो 220 सीटें ऐसी थी जिसे ना बीजेपी जीत पाई ना ही कांग्रेस, यानी किसी तीसरी पार्टी या प्रत्याशी का दावा यहां मजबूत रहा। इसी तरह 1999 में जब चुनाव हुए तो 247 सीटों पर तीसरी पार्टी के नेताओं की जीत हुई। ये कुल सीटों का 45% था। 2004 में जब केंद्र में यूपीए सरकार बनी तो 260 सीटों पर तीसरी पार्टियों के प्रत्याशी जीते थे, यानी 48% सीटें पार्टी के खाते में गई तीसरी पार्टी की। 2009 में भी लगभग ऐसा ही हुआ। 221 सीटों पर तीसरी पार्टी के प्रत्याशी जीते जो 41% थे। 2014 में जब पहली बार नरेंद्र मोदी चेहरे पर चुनाव हुआ तब भी 217 सीटों पर तीसरी पार्टियों के प्रत्याशी जीते जो कुल सीटों का 40% है। और पिछली बार यानी 2019 में 188 सीटें ऐसी रही जहां ना तो कांग्रेस जीती और ना ही बीजेपी, बल्कि तीसरी पार्टियों के नेता यहां पर चुनाव जीते हैं। यह आंकड़ा दिलचस्प है, यानी पिछले 6 लोकसभा चुनाव का औसत देखें तो 225 सीट ऐसी रही जहां कांग्रेस या बीजेपी के अलावा किसी तीसरे दल का दबदबा रहा। इसमें कुछ दल ऐसे हैं जो बीजेपी के साथ हैं, कुछ दल ऐसे हैं जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं और कुछ दल ऐसे भी हैं जो किसी के साथ नहीं हैं। और कांग्रेस की नजर इन्हीं क्षेत्रीय खिलाड़ियों पर है जिनके सहारे वो 2024 में बीजेपी को दिल्ली की कुर्सी से उतारने का प्लान बना रही है। मैंने कल आपको शिवराज सिंह चौहान के सियासी भविष्य को लेकर कुछ बातें बताई थी। जैसा हमने कल बताया था आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। दोपहर के वक्त शिवराज सिंह चौहान पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मिलने पहुंचे। उसके बाद देखिए दोनों की हंसती मुस्कुराती तस्वीरें कैमरे से बाहर आई और यह तय हो गया कि शिवराज को नई जिम्मेदारी के बारे में बता दिया गया है। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद जब पत्रकारों ने उनसे बात की तो शिवराज सिंह चौहान ने यह साफ कहा कि पार्टी भविष्य में जो भी जिम्मेदारी देगी उसे वो पूरी निष्ठा से निभाएंगे। उनकी बातचीत से यह समझ में आया कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी संकल्प यात्रा के दौरान उन्हें कई जगहों पर भेजेगी। शिवराज ने खासतौर पर दक्षिण भारत का जिक्र किया। क्या कुछ उन्होंने कहा यह आपको बताते हैं। मैं कहां रहूं ये कभी नहीं सोचता। मैं अपनी पार्टी के माध्यम से देश की सेवा कैसे कर पाऊं और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मिशन को कैसे आगे बढ़ा पाऊं, उसी काम में मैं निरंतर लगा रहूंगा। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी जो वो भूमिका तय करेंगे उसमें मैं काम करूंगा। राज्य में भी रहेंगे, केंद्र में भी रहेंगे। देखिए मैंने कल आपको बताया था कि शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के ऐसे नेता हैं जो कभी भी बगावत नहीं करेंगे और अब उनकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि दक्षिण भारत में बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है जिसे वो हंसते हंसते स्वीकार कर लेंगे या फिर उन्होंने कर लिया है।